ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय। ॐ ह्रीं नमो लोये संवसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम् वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पाइल्स या बवासीर। बवासीर की समस्याओं से आजकल बहुत ज्यादा लोग ग्रसित दिखाई दे रहे हैं। लोगों की जिज्ञासा भी आ रही थी काफी दिनों से कि पाइल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हमने पाइल्स के ऊपर स्पेशल कार्यक्रम रखा है। पाइल्स क्या है, किस कारण होती है और इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और योग द्वारा इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम जानेंगे आज। हमारे साथ मुंबई से निरंजना जी सालगिया, हमारी चिर परिचित सालगिया मैडम जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सालगिया जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। निरंजना जी सालगिया। ओम आरम। धन्यवाद भाई साहब। ओम आरम। मैं सादर जय जिनेन्द्र सभी साधकों को जो आज मेरे साथ जुड़े हुए एमपी के फिटनेस टेस्ट सेंटर से आनंद जी एवं सभी साधकों को आज की सुप्रभात का सादर जय जिनेन्द्र नमस्ते। लये संबोधयते चित्तम विक्षितम समयेत पुनः शर्कसायं विजायितात समप्राप्तम न चलयाति। जब हम हमारे शरीर की आत्मा की शक्ति या आत्मा के गुणों का घात होता है, चित्त विक्षिप्त होता है, मैं उसके बाद तब हमारे शरीर में कहीं जो संतुलन है, जो एडेप्टेशन, जो पर्यावरण के साथ में, स्व के साथ में, स्व के आत्मा के साथ में वो बिगड़ जाता है और असंतुलित होता है। तब उसको समाहित कर, तब हमारे शरीर के अंदर जब 3 तत्वों का, 7 रसों का, पंच प्राण का, पंच कोशों का, जो भी तत्व है उसका असंतुलन होता है, तो शरीर अपने स्वस्थता से एक दूसरा नया मोड़ पकड़ता है और उसको कहते हैं डिसीज या रोग, अस्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। हम अपनी स्व अवस्था में
अपने स्व एडेप्टेशन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक एवं परिवारजनों के साथ में, पर्यावरण के साथ में हम आर्थिक समायोजना करते हैं। जब हम अच्छी तरह से जी सकते हैं तो उसको कहते हैं स्वस्थ। मगर और उसका मतलब इजीनेस रहती है हमारे जीवन में। मगर जब हम हमारी ये इजीनेस जो समन्वयता है, समानता है, वो असंतुलित होती है तो वो होता है रोग यानी डिसीज। हम अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं, अनइक्विलिब्रियम महसूस करते हैं। तो आइए आज हम किस तरह से हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें ऐसे होते, कुछ ऐसे अंग उपांग होते कि वो वहाँ हमारी असमन्वयता के कारण हम जो सामान्य जीवन जीना है वो जीवन न जीते, तो अंदर से वो पिलता रहता है, इतना पिलता है कि पूरे उसका स्वस्थ सा तो जो स्वास्थ्य होता है वो हमारी ये जो आदि व्याधि उपाधि हमारे पेट के यानी पचन तंत्र से संबंधित। अगर पचन तंत्र से संबंधित है इसका मतलब ये कि हमारा पचन तंत्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे या तो वो अच्छी तरह से पचन नहीं होता है, या फिर हम जो खाना खा रहे थे उसमें जो तत्व होते हैं, जो रेशेदार होना चाहिए, पानी का तत्व होना चाहिए, खनिज पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड पदार्थ होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, फैट्स होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, इसका ऐसा प्रमाण नहीं होता है, तभी पेट की बीमारी होती है। या फिर हमारे खान पान का जो समय होता है वो भी अनियमित होता है, कभी सुबह खाते हैं, कभी देर से खाते हैं, यानी उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं होता है, तभी पचन तंत्र की बीमारियां होती है। फिर हम खाते हैं तो बहुत जल्दी फटफट खाते हैं, उसको अच्छी तरह से चबाते नहीं है, तभी भी ये बीमारी होती है। फिर बाद में पहले ये बताती हूँ कि जिसको मूल व्याधि पाइल्स की बीमारी होती है उनको होता क्या है। जब पाइल्स की बीमारी होती है तो लोगों को नीचे के भाग में यानी मूल निकालने के जो मल है वो मल निकालने में तकलीफ होती है, नीचे के भाग में बहुत दर्द होता है, गुदाद्वार के वहाँ बहुत, ये है गुदाद्वार की बीमारी, जहाँ से मल निकलता है गुदाद्वार के अंदर का भाग या गुदाद्वार के बाहर का भाग है, इसकी बीमारी को कहते हैं हम पाइल्स, बवासीर, मस्सा, जो भी हम कहना चाहे, जिस भाषा में कहना चाहे। वो क्यों होती है? कोष्ठबद्धता, यानी खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है, पानी कम पिया तो मल होता है वो गाढ़ा हो जाता है, कड़क होता है, उसको निकलने में बहुत तकलीफ होती है, तो वहां बहुत दर्द होता है, इचिंग होती है, जलन होती है, बेचैनी होती है, गैस बढ़ती है, उसकी वजह से एसिडिटी भी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरेलू उपचार करने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर को वो अपने कहते कि उनको पेट में तकलीफ है, मल निकालने में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता है, खड़ा नहीं हो जाता है, सामान नहीं उठा सकते, झुक नहीं सकते, तब ये इस प्रकार की व्याधि बहुत दुख देती है। फिर कहीं किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है, इसके का जब बहुत एग्रीवेशन बहुत क्रोनिक स्टेज में होता है तो लोगों को बुखार भी आने लगता है, यानी इसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को नींद आना कम हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है, गुस्सा होता है, यानी ये सब सारे चिन्ह लेकर लक्षण लेकर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। मूल उसका होता है कि नीचे बैठने में तकलीफ होती है, मल निकालने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, खुजली आती है, जलन होती है, जो भी है। तो उसके कारण क्या है वो थोड़ा हम जानेंगे कि जो लोगों की अनियमित जीवन शैली आज की जीवन प्रणाली में
जो खाने की परिस्थितियां हैं, लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वेजिटेबल सब्जियां, रेशेदार सब्जियों का कम इस्तेमाल करते हैं, और पर्टिकुलर कि आज की पेंडेमिक अवस्था में व्यवस्था के कारण सब्जियां मिलना मुश्किल है, लोग तनाव में जी रहे हैं, लोग डर से जी रहे हैं, सब्जियां ठीक से मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो पेस्टिसाइड के साथ नहीं मिले, तो उसके सारे सब छिलके वगैरह निकाल लेते हैं, बहुत होते हैं, तो उसके कारण उसका जो रेशा होता है वो सब निकल जाते हैं। तो शरीर के अंदर जो रेशे का प्रमाण, जो मल निकालने के लिए जो चीज चाहिए, जो वस्तु चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, वो हमें खुराक में मिलता नहीं। जो लोग बहुत मैदे का प्रयोग करते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये सारी बीमारियां होती है। लोग जो आटा है छान लेते हैं, उसको चोकर पूरा निकाल लेते हैं, तो चोकर वाला ही आटा खाना चाहिए। तो और जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत तकलीफ होती है। जिन लोगों को पेट की यानी ये पचन तंत्र की बीमारी है, जो अपनी मुंह से लेके हम खाते हैं, तो मुख गुहा से लेके ग्रास नली या अन्न नली, फिर जठर है, फिर अग्नाशय है, आमाशय है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत में के जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का रेक्टम और कॉलर, रेक्टम और एनल रीजन, वहां पे जो उसकी गद्दियां जैसे मांसपेशियां और उसके अंदर भीतर की जो बारीक बारीक रक्तवाहिनियां, जो शिराएं हैं, जब मल कड़क हो जाता है तो उस गद्दी के ऊपर प्रेशर, उस गद्दियों के ऊपर प्रेशर करता है, और साइड की जो रक्त नलियां बारीक बारीक बारीक, उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो फूट जाती है। तो जब मल के साथ में लोग ये भी कंप्लेन करने की करते हैं, या तो मल के पहले या मल निकालने के बाद में, या मल निकल जाने के बाद में खून निकलता है। कभी खून बहुत ब्राइट रेड होता है, कभी काला काला, क्योंकि वो नलियां फूल जाती है, रक्त नलियां टूट जाती है और रक्त बाहर नहीं निकलता है, तो वहां क्लॉट जम जाते हैं, और वो क्लॉट जब मल बाहर निकलता है तो दर्द करते रहता है वहां पर क्लॉट में, और जब बड़ी मुश्किल से जोर से मल निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां की वो रक्त नलियां फिर फूट जाती है और काला काला बहुत सारा रक्त बाहर निकलता है। तो उसके लिए व्यक्ति डर जाता है, और उनको समझ में आता है कि भी उनको पाइल्स की बीमारी होती है, खून निकल रहा है, दर्द, और वो इतना पेनफुल, इतना दर्दनाक होता है कि वो सहना, क्योंकि साथ में जलन भी होती है, तो वो और मल भी वहां जमा हो जाता है, वो निकलता भी नहीं, तो वो रास्ता भी खुलता नहीं है। इसलिए लोगों को मूलव्याध की बहुत ये उसको ये सब तकलीफें लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके लिए ये कारण है कि तनाव। दूसरा है अगर हम सर्जिकल में, तो कोलाइटिस, यानी अंदर जो कोलन है, बड़ी आंत है, उसमें सूजन आना, उसमें इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, एसाइटिस, पेट में पानी भर जाना, या किसी को और किसी नीचे पेट में बहुत क्रोनिक कब्ज, मैंने आपको बता दिया। ये सारी बीमारियां होने के कारण जो लोगों का मोटा, जो मोटे होते, मोटापा होता है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पाइल्स एंड बवासीर। या फिर महिलाओं में अधिकतर जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, तो गर्भ का वजन बढ़ने के साथ में भी उनको पाइल्स की बीमारी होती है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ये अपने आप कम हो जाता है। फिर मल्टीपल डिलीवरीज, यानी कुछ महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन बहुत सारी डिलीवरी होती है, वो जोर करते 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 एनल का भाग, जो गुदाद्वार का भाग है, वो ढीला हो जाता है। उनकी जो स्नायु है, उनकी जो मसल्स है, उसकी शक्ति की क्षमता कम हो जाती है, वो बहुत ढीले हो जाते हैं, या फिर नीचे का भाग छिल जाता है, गुदाद्वार का भाग छिल जाता है, तो फिर वहां पर भी मल द्वार निकलने में बहुत तकलीफ होती है। फिर होता है कि जो लोग बहुत बैठे हुए, जैसे आजकल लोग घर में डेस्कटॉप पर काम करते हैं, ड्राइवर होते हैं जो बहुत समय तक बैठ बैठ के अपनी ड्राइविंग सीट पर गाड़ी चलाते हैं, जो लोग सिंगर होते हैं, तबला वादक या जो भी म्यूजिशियंस होते हैं, वो भी बहुत समय तक नीचे बैठ के रियाज करते रहते हैं। तो जो लोग ज्यादा बैठ के ये सब काम करते हैं, उनके भी ये तकलीफ बहुत कॉमन है। फिर जो लोग बहुत वजन होते हैं,
तो वो क्या पूरा गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा वजन नीचे पेट के भाग में आते हैं और उन्हें अगर समय नहीं होता है, जो लोग समय से जैसे ही हाजत की शिकायत सेंसेशन शुरू होता है उस टाइम पे नहीं जाते तो उनमें भी बहुत बोझा ढोने में भी ये गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के कारण भी बवासीर की बीमारी होती है। फिर जो लोग बहुत झुक के काम करते हैं उसके अंदर भी ये बहुत सारी बीमारी ये बवासीर की बीमारी होती है। ये सारे कुछ फिजिकल फिजियोलॉजिकल अपनी लाइफस्टाइल के खातिर खाना नहीं खाते, अच्छा चबाते नहीं है, फास्ट फूड खाते, जंक फूड खाते, अनियमित खाते, देर रात खाते, खाना पचन नहीं होता है, तो इसके लिए भी होता है। जो लोग नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, उन लोगों को अंदर भी ये सारी बवासीर की बीमारियां, पाइल्स की बीमारी होती है। फिर दूसरे ये भी है कि हम आध्यात्म के अंदर जाए, हमारे भावों के भीतर जाए। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, घृणा आती है, गिल्टी कॉम्प्लेक्स होता है, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पेट में अपनी बातें दबा या कुटिलता होती है, इन लोगों को भी ये आध्यात्म की मैं बात करें कि देखना कि जिन लोगों जो बहुत कुटिल होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तनाव होता है, उन लोगों के भीतर भी ये पाइल्स या बवासीर की बीमारी होती है। ये तो हुई एक छोटी मोटी बातें कि पाइल्स क्या है, पर यानी नीचे से मल द्वार निकालने में तकलीफ होती है, खून आता है, दर्द होता है। अब इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे तो वो पेशेंट को पता नहीं चलता है, रोगी को पता नहीं चलता है कि उसको सही में ये पाइल्स की बीमारी है कि कुछ और बीमारी है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनके नीचे का भाग का एग्जामिन करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिन करते हैं, या फिर अंदर एक प्रोक्टोस्कोप स्टील का एक छोटा सा इतना सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो गुदादार में डाल के देखते हैं कि ये सही में पाइल्स की बीमारी है या फिशर्स है या फिस्टुला है। हम उसमें बहुत नहीं जाएंगे कि मुझे पाइल्स के बारे में आपको योगा की भी बात करना है, तो वो वहां पर उनको पता चलेगा कि सही में उनको पाइल्स हो रहा है, फिशर्स हो रहा है, फिस्टुला होता है। पाइल्स तो जो मैंने बताया कि गुदाद्वार के साथ में पेन होती है, और दर्द होता है, जलन होती है। फिशर्स यानी फिर उसके अंदर फिशर्स यानी जो गुदाद्वार है उसके बाहर की चमड़ियां जोर करके करके फट जाती है, उस चमड़ी के आसपास की जो बारीक रक्त नलियां हैं वो फूटने लगती है और वहां से फ्रेश ब्लड निकलता है, खून निकल, इट इज कॉल्ड फिशर्स। फिशर्स यानी गुदाद्वार के आसपास की जो चमड़ियां है वो खुल जाती है, फूल जाती है, वहां से निकल फिशर, उसमें भी बहुत जलन होती है, खुजली आती है, दर्द होता है, मल निकासन में तकलीफ होती है। तो ये तो पाइल्स से बिल्कुल हटके ये गुदाद्वार के बाहर की बीमारी। फिर फिशर्स होते हैं, फिशर्स ऐसे होते हैं कि बहुत कब्ज होने का, बहुत जोर करने का, ये जो गुदाद्वार है उसकी जो नलियां हैं आपस में, तो वो जो गुदाद्वार को वो मेन जो रास्ता है वो मेन रास्ते को छोड़कर बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन या किसी सिरा का फट जाने से या गुदाद्वार से एक दूसरा रास्ता निकलता है अंदर की ओर, या अंदर से बाहर की ओर, या अंदर का अंदर ही कहीं और एक दो रास्ता निकलता है और वहां से भी खून बहती है। फिस्टुला यानी एक दूसरे गुदाद्वार के अलावा भी गुदाद्वार के अंदर कॉलन में, एनल में और रेक्टल रीजन में एक नया रास्ता निकलता है। हम उन दोनों के बारे तो डॉक्टर को समझ में आता है कि सही में इस व्यक्ति को पाइल्स या बवासीर है या फिशर्स है या फिस्टुला। फिर पाइल्स के अंदर भी दो प्रकार के, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जो व्यक्ति को सफाई करते समय समझ में आता है कुछ बाहर अंगूर के गुच्छे से लटक रहा है, ऐसे बारीक 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 गोल गोल 12 o'clock 9 o'clock 6 o'clock पोजीशन में नलियां लटक रही है, वो अपने आप बाहर जा रही है, तो वो होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स रेक्टम के अंदर ही भीतर एक गुच्छा ऐसा जम जाता है, वहां की मांसपेशियां फूलती है, वहां की रक्त नलियां फूलती है, इसको इंटरनल पाइल्स। फिर वो इंटरनल पाइल्स भी बाहर धीरे धीरे अगर उसका इलाज नहीं किया, बहुत कॉन्स्टिपेशन रहा, बहुत कब्ज रहे, तो आकर पूरा अंदर से लेकर बाहर तक निकल जाता है, वो बहुत ही दुखदायक होता है। फिर इसमें जब उसमें फिर डिग्री आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।
फर्स्ट डिग्री का होता है कि जस्ट थोड़ा सा खून निकल आता है, दर्द नहीं होता है, मल निकलने बाहर होता है, वो अगर उसको क्योर नहीं करे, उसकी उस तकलीफ को नहीं मिटाए, उसके लिए ध्यान नहीं दे, तो वो सेकंड डिग्री में होता है। सेकंड डिग्री में वो होता है कि वो जो एनल रीजन में जो मांसपेशियां, जो रक्त वाहिनियां फूली हुई थी, वो गुदा द्वार तक आके अटक जाती है, बाहर नहीं निकलती है, और जैसे मल पास हो गया वो वापस अपने आप चली जाती है। फर्स्ट में भी अपने आप चली जाती है, सेकंड में भी अपने आप। थर्ड डिग्री में ऐसा होता है कि जो रक्त वाहिनियां, जो मांसपेशियां फूली हुई है, वो पूरा गुदा दबा के बाहर आती है पूरी, क्योंकि कोष्ठबद्धता है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो मांसपेशियों के जोर से या मल के निष्कासन के दबाव के कारण वो जो पाइल से वो रक्त नलियां बाहर आती वो दर्द देती है। और जैसे ही मल होता है तो थोड़ा सा जोर लगाने से या फिर हाथों की उंगलियों से उसको अंदर दबाती है। थर्ड डिग्री। फोर्थ डिग्री वाला ऐसा होता है कि वो अंदर बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है, बैठने करने में तकलीफ होती है, डोलम डोला होता है, चैन नहीं पड़ता है, आदमी बैठ नहीं सकता है। तो ऐसे 4 डिग्री उसके अंदर सर्जरी है, उसका अगर वैदिक या मेडिकल एस्पेक्ट है तो लाइगेशन होता है, स्टेपलर होता है, बेंडिंग होता है, फिर नहीं होती है तो लेजर सर्जरी भी होती है। यानी ये डॉक्टर के हाथ, जब आप इसके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एग्जामिन करके, प्रोक्टोस्कोप करके, कोलोनोस्कोपी करके, सिग्मोइडस्कोपी करके बता देते हैं कि भाई ठीक, कोई डरने की बात नहीं है, फर्स्ट डिग्री का पाइल है, आप घर में इलाज करें, घरेलू उपचार करिए, कब्ज न होने देवे, अच्छा पानी पिए, मन को शांत रखे। इस तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा खान पान और जीवन शैली बदलने के साथ, रेशेदार सब्जी खाने के साथ, ज्यादा पानी पीने के साथ में ये बीमारी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कंट्रोल में भी आ सकती है। सेकेंड डिग्री में भी ऐसा ही है, वो भी कंट्रोल अपने घरेलू उपचार से आती है, लेकिन अगर सेकेंड डिग्री थोड़ी बढ़ जाती है तो डॉक्टर स्टेपलर करके उसको वहां क्लिप कर देते हैं। यानी वो अपना पत्तों वाला स्टेपलर नहीं, कागज वाला स्टेपलर नहीं, वो डॉक्टर की अलग स्टेपलर, इतनी लंबी स्टेपलर वैसे होती है वो, कि जो अंदर रहते हुए भी जो अपने शरीर के जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं के साथ मर्ज हो जाती है, वो वापस बाहर नहीं निकलती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते कि बवासीर का उपचार किया था लेकिन वापस हो रहा है, इसलिए कि लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आए, खान पान की चेंजेस नहीं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के कारण भी यह, क्योंकि अंदर की जो मांसपेशियां, अंदर की रक्त वाहिनी है, वो ढीली हो जाती है, तो बुढ़ापे में आफ्टर द एज ऑफ 50-60 के बाद में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि लोगों की शारीरिक जो फिजिकल वर्किंग होती है वो कम हो जाती है, एक जगह बैठे तो उनको। तो ये कुछ कुछ सामान्य जनरल बातें कि जो आप सबको पता भी होता, सिर्फ मैंने एक बार बता दिया कि क्या हम करते हैं। तो उसके लिए हम योगा में तो अगर शुरू से ही हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, शरीर की एक्टिविटीज पर ध्यान दें, अगर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे कार्य बैठने का ही है तो फिर भी हम 1 घंटा, पौना घंटा बैठ के थोड़ी देर पानी पीने के बहाने, बाथरूम के बहाने या किसी बहाने अपने स्थान पर उठ जाए और उठ के थोड़ा सा इधर उधर टहलना शुरू करे, घूमना शुरू करे, तो और फिर वापस आके अपना काम शुरू करे, तो वो थोड़ा सा नीचे का भाग जो दबा हुआ होता है, जो वहां पर जो प्रेशर आया होता हुआ, जो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के कारण नीचे की मांसपेशियां जो ढीली हुई होती, वो नीचे आ जाती है, तो उसको आप ऊपर थोड़ा सा चलेंगे, हिलेंगे, डुलेंगे, फिरेंगे तो वो कम हो जाती है। तो सबसे फिर मान लो जिसको ड्राइवर है तो ड्राइवर भी क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद में किसी बहाने उठेगा, बाथरूम जाएगा, अपना बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा जो उसको खाना हो खा के, और वो तो एक्चुअली बहुत उनकी बुरी आदत है, उनको लगता है कि ये सब खाने से उनकी बीमारियां खत्म होती। लोग सामान्य जीवन में भी मोस्टली महाराष्ट्रीय लोगों में या जो गाँवड़े के से, वो तम्बाकू खाते हैं, मिश्री खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको लगता है कि इसकी वजह से उनको नंबर 2 अच्छी आ जाएगी, लेकिन वो ही एक कारण होता है कि जो उनके कोष्ठ बढ़ता है, यानी कब्ज बढ़ाता है। तो सबसे पहले ये है कि कब्ज न हो, उसको आपके कारण ढूंढना है, क्यों कब्ज हो रही है, उस तरह से लाइफस्टाइल चेंज करना है,
खाने पीने की जरूरत। फिर हम बैठते हैं। तो आइए हम थोड़े से कुछ योग अभ्यास करते हैं। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो मुझे भी दिखाई देगा कि क्या है। तो सबसे पहले अपने पैरों को ऐसा फैला दें। सभी वीडियो ऑन कर ले अपने। ठीक है, अपने पैरों को ऐसा लंबा करना है। फिर बाद में अपन जैसे स्विमिंग करते हैं तो ऐसे पूरे हाथों को 1 2, देखिए आपको लगेगा कि अपन नीचे का भाग कितना मूवमेंट कर रहा है, पूरा अंदर का भाग बाहर, जो नीचे का गुदादार पूरा अंदर के, ये ऐसे आपको स्विमिंग करना है। तो घर में बैठे बैठे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ नहीं भाग सकते हैं, तो ऐसे उसको फिर ऑपोजिट करें। 2 ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से सभी लोग कर सकते हैं। पलंग पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के करते हैं, चेयर पर बैठ के भी आप अपने पैर को लेके भी ऐसे ऐसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ये हुई हमारी स्विमिंग। अगर उसके बाद में आते हैं हम नैया, हम जो बोट चलाते हैं उस तरह से 1, ये भी हम घर में बैठ के, नीचे बैठ के, पलंग पर बैठ के, सोफा पर बैठ के, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई नैया चलन। पहले हमने किया स्विमिंग, अब स्विमिंग नहीं आती है, रोड पार करना है, नदी पार करना है, तो हम नैया में बैठे और नैया पार कर, नैया पार करके हम घर पे आ गए। पुराने दिनों में हम क्या करते थे, सबसे पहले महिला उठती थी, घर में बुलाते ये, तो उसमें क्या है, आपकी पूरा कमर का भाग ट्विस्टिंग होता है, नीचे का भाग भी ट्विस्ट होता है। नीचे का भाग ट्विस्ट होता है तो नीचे की मांसपेशियां वो सक्रिय होती है, नीचे का जो भाग मसल से हिप जॉइंट से थाइस के वो कम। 1 2 पूरा 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुई हमारी स्विमिंग की, छाछ की, बिलोने की और नैया। फिर दोनों पैरों को, आपको मेरे पैर दिखाएंगे, दोनों पैरों को बाहर की ओर खींचना है, खींचना और नीचे का गुदा है वो अंदर खींचना है। अंगूठे बाहर खींचना है, गुदादार अंदर के बाद, पूरे पेट को अंदर खींचो 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 एंड रिलैक्स। तो क्या होगा कि नीचे के जो एनल, जो गुदाद्वार है, जो एनल पार्ट है, उसकी जो मांसपेशियां है, उस मांसपेशियों को हम थोड़ा सक्रिय स्टिमुलेट करेंगे। तो फिर से एक बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अंगूठे बाहर, पेट को अंदर खींचा खींचा खींचा, नीचे मूलद्वार अंदर खींचा 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 खींचा, यस, खींचो 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 एंड रिलैक्स। अपनी क्षमता के अनुसार 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितने समय तक आप अंदर खींच सको उसको खींचना है। खींचो 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 खींचो, श्वास बाहर छोड़ के पूरा पेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो ये बहुत ही आसान है, जो मैं बता रही हूँ इतना आसान है कि सभी लोग अपने, अगर आप एक बार ध्यान से देख लोगे, फिर से कभी वीडियो देखोगे, तो आराम से घर में बैठ के हर पोजीशन में हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र वाला कर सकता है, चाहे उन जिनके हाथ पैर वो लेट के भी कर सकते। ये तो एकदम, ये वाला तो आसान, ये वाला चीज तो लेट के भी कर सकते हैं। खींचो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब ये है यहाँ का भाग बड़ा है, तो यहाँ का भाग बड़ा है, तो जैसे हम पद्मासन के लिए, तो आपको पैर को ऐसे पकड़ना है, एड़ी को पकड़ना है, यहाँ दूसरे पैर से घुटना और फिर 1। तो इसमें से क्या होगा, देखो आपको पूरा नीचे का एंड, जो आपकी मांसपेशियां है थाइस की, हिप्स की, जो बड़ी हुई है, वो सक्रिय होगी, स्टिमुलेट होगी, और उसके थोड़ा कम भी होगा, क्योंकि हमें वहां अगर वजन ज्यादा है, वहां पर चर्बी ज्यादा है, तो उसको हमें कम करना है। तो ये नीचे, फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11।
इससे दो फायदे कि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठना भी शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियां सक्रिय हो रही है और थोड़ी चर्बी भी कम हो रही है, फैटी टिश्यूज भी कम हो रहे हैं। तो क्या होगा कि उनमें नीचे बैठने की भी थोड़ी जो क्षमता नहीं है वो क्षमता भी बढ़ेगी। तो आपको फिर इसको वापस ये पकड़ा, इसको अपने दूसरे पैर की थाइस पे रखा, इसको पकड़ा अब और दबाओ नीचे, और नीचे से मूल बंद करो, नीचे दबाओ दबाओ 1 2 3 4 5 6 7, मूल बंद किया हुआ है, श्वास भरे और उसको पढ़ो, फिर श्वास छोड़ते फिर से नीचे दबाओ, नीचे पेट को अंदर खींचा, मूलाधार अंदर खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी तरह फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पकड़े, यहाँ से घुटनों को पकड़ा, 1 मूवमेंट करो, 1 2 3 and 4, reverse it, 1 2 3 4 5 and relax। इसी तरह दूसरे पैर को यहाँ से रखा, एंकल को यहाँ पर दूसरी रखा, इसको पकड़ा, ब्रीथ इन, चिन पर ले गए, नीचे नहीं झुकना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ आउट, दबाओ नीचे जितना हो सके, घुटने को जमीन तक ले जाओ और नीचे मूल बंद करो, पेट को खींचो अंदर, खींचो, पेट की मांसपेशियां भी सुदृढ़ बनेगी, पेट कम होगा, थाइस की मांसपेशियां, साथर की मांसपेशियां सुदृढ़ बनेगी, जितना हो सके खींचो खींचो। देखो अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर ये मेरा नीचे खींचा हुआ है, तो इस तरह से जो खिंचाव का जो काम है हम कभी भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, खींचो अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, one more time, breathe in up, breathe out completely, खींचो अंदर, वहां देखो पेट भी मेरा पूरा अंदर गया हुआ, पेट भी अंदर गया, थाइस भी अंदर गई, नीचे ये चीज दिखेगी नहीं, लेकिन अपने आप को खुद को अनुभव करना है, खुद को महसूस करना है, ये सब चीजें ऐसी हैं ये पेट की एंड रिलैक्स। तो ये हुआ। अब दूसरा है तितली आसन। तितली आसन में देखो ये दोनों पैरों को ऐसे जोड़ना है और पूरा दोनों एरिया है वो अंदर की ओर ले जाना है, ठीक है, दिख रही है, दिख रहा है, शायद सबको दिख रहा होगा, ओके। अब उस तितली कैसे ऐसे उड़ती है ना, तो ऐसे ही भाग को 1 2 3 4 5 6, खींचो खींचो अंदर, पूरा पेट अंदर खींचो, मूलाधार अंदर खींचो एंड रिलैक्स। फिर से एक बार, ये पूरा जो पेल्विक, ये पेड़ू का भाग है, पूरा अंदर खींचना चाहिए। जब जैसे पेड़ू का भाग अंदर खींचेगा, पेड़ू की मांसपेशियां अंदर जाएगी, तो वैसे भी जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और या जो पेल्विक के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको भी अंदर से खींचो खींचो, नीचे मूलाधार बंद करो, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and out। One more time, breathe in up, breathe out completely and खींचो अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax। अभी जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down। जाओ नीचे, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पेट को अंदर खींचा, मूलाधार अंदर खींचा, ब्रीथ इन। अब इसी में एक है, जैसे ये तितली यहाँ बटरफ्लाई यहाँ बैठी हुई है, हाँ, अब उस तितली को हम चलाते हैं, डोलासन करते हैं, तो कि तंडो आगे, आप ये पहले मैं पीछे जाती हूँ फिर आगे, तो इसको यहाँ पकड़ना है, सिर्फ हिप्स पीछे जाएंगे, तंडोला रे डोला मंडोला रे डोला, पूरा ऐसे डोलते डोलते जाओ, तो जो भाग बाहर निकला हुआ होता है डिफिकेशन के बाद में, यानी नंबर 2 जाने के बाद में जो पाइल्स बाहर निकले होते हैं, वो ऐसा करने से अंदर जाएंगे। फिर हमें आगे आएंगे, पैर यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। देखो मैं वापस अपनी जगह, पैर मेरे अभी तक है, फिर से एक बार करेंगे,
मंडोला रे डोला तंडोला रे डोला। क्योंकि जिस बीमारी से व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, डोलम डोल होता है, वो बैठते हुए भी कभी इधर खिसकता है, कभी उधर खिसकता है। लेकिन हम जब इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो जब वास्तविक जीवन में कहीं बैठना है, उठना है, तो फिर डोलम डोला नहीं होगा। हमें प्रैक्टिस करनी है। इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द स्टूल, डिफिकेशन के बाद में हम ये करेंगे, तो तब उस टाइम पे जो मांसपेशियां बाहर आई होती, जो वेन्स, जो पाइल्स बाहर निकलने की कोशिश करते, वो पूरा ऐसे ऐसे करने से वो वहां की जो मांसपेशियां है वो सक्रिय होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, स्टिमुलेशन से मिलता है, और वो अंदर जाती है। क्योंकि बहुत बार अपने आप में सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री के भी थोड़े थोड़े बाहर लटकते, तो ऐसा करने से, या फोर्थ डिग्री के लिए, थर्ड डिग्री, तो ऐसा करने से वो अंदर चले। एक विशेष बात कि जब लोगों को नीचे नहीं बैठ जाता, बोले क्या करें, तो अपनी जो रबर रिंग होती है, जो टायर होता है, ऐसे कुशन वाला तकिया लेके या एक इंधोनी जैसे बना के उसके खड्डे में बैठना है, तो वो इंधोनी जैसी हो जाती है। तो जैसे ये है, इसको अपन ने एक गोला किया, तो आप इस गोले के ऊपर बैठ जाएंगे, और तो क्या नीचे का भाग है वो जमीन को स्पर्श नहीं करेगा, खाली आपके हिप्स जो वो रिंग के ऊपर रहेंगे, तो नीचे का भाग को सब जमीन थोड़ा ऊपर रहेगा, तो वहां दबाव नहीं होगा, तो वहां दर्द भी नहीं होगा। तो ये एक हुई अपनी किस तरह से बैठना। फिर उसमें हम सीट्स बाथ भी बोलते हैं। सीट्स बाथ यानी गर्म पानी के इतना बड़ा टब लेके गर्म पानी में, जब बहुत एक्यूट तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, या मल बाहर नहीं निकलता है, तो उस मल को बाहर निकालने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए वहां की मांस, तो गर्म पानी में सीट्स बाथ, या तो उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, या नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, या नीम की निम्बोनी का रस डाल सकते हैं करके। ये थोड़ा प्राकृतिक उपचार है। तो आप गर्म करने के बाद में भी, या जब भी फुर्सत है, तो गर्म पानी के टब में थोड़ा बैठना, और तो बैठ के फिर वहां पे हम पैर की भी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, हाथ की भी क्रिया कर सकते हैं। तो वहां गर्म पानी से सेक भी होता है, इसको सीट्स बाथ भी कहते हैं, या गर्म पानी के चैम्बर में बैठ सकते हैं, जो भी जैसी सुविधा। लेकिन घर में टब भी होता है, गर्म पानी भी होता है, तो गर्म पानी के टब में बैठने से ये तो हुई। अब हम योगिक क्रिया में, मैंने बैठने का तो बताया, पैर कैसे खींचना, डोलासन बताया। फिर एक है जानु शिरासन। जानु शिरासन यानी पैर को, ये पैर को ऐसे लंबा, दोनों पैरों को साथ में किया, और लेफ्ट पैर को फोल्ड करके, ये जो पानी है उसको अंदर साथल के पास रखना है, और दोनों हाथ अपने जो पैर लंबा है उससे रख, और श्वास भरते चेहरा ऊपर, 1 2 3 4 5, जितना हो सके नीचे जाना है, अपने कपाल, नाक, घुटनों को स्पर्श करते हुए। पेट अभी इसे भी ध्यान रखना है, ब्रीद आउट किया है तो पूरा पेट अंदर और नीचे की मांसपेशियां खींचनी है, एनल द्वारा खींचना है। और ये तो आज अपना स्पेशल विषय है पाइल्स के बारे में, लेकिन मैं हमारे क्लास में जहाँ मैं सिखाती हूँ, जहाँ जब भी किसी को सिखाती हूँ, तो हमेशा कहती हूँ कि जब फाइनल पोस्चर में जाते हो तो हमेशा ब्रीद आउट करके जाते हो। ब्रीद आउट किया तो पूरे पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचना है, गुदा द्वार को अंदर खींचना है। तो अगर रेगुलरली हम नियमित रूप से आकर कभी भी आसन करते हैं, तो फाइनल पोजीशन में आपको ऐसे रहना है। श्वास गिनो या ब्रीद आउट करो, 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन अप एंड रिलैक्स। अगर जिसको तकलीफ नहीं है, वो फाइनल पोस्चर में जाकर नॉर्मल ब्रीदिंग करके भी नीचे एनुल बंद कर सकते, क्योंकि इतना लंबा समय श्वास रोक के नहीं करते। इसी तरह दूसरे पैर को, ब्रीद इन, चिन अप, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट कंप्लीटली अपनी क्षमता के अनुसार। पेट अंदर, नीचे मूल द्वार अंदर खींचा हो, और श्वास भरते हुए। ये हुआ हमारा जानु शिरासन,
जानू शीरासन, यानी अपना सिर अपने साथर के पास। फिर से एक बार करते हैं दूसरी स्टाइल से। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। पेट खींचा अंदर, नीचे मूल बंद। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। इसी तरह हम दूसरे पैर की ओर करेंगे। चलो, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। अपनी क्षमता के अनुसार अप 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 अप। कभी कभी महिलाओं को डिलीवरी के बाद में या किसी सर्जरी के बाद में, या किसी को बहुत कमर दर्द होता है, कमर की लो बैक पेन है, सायाटिका है, तो उन लोगों में मूलव्याध बहुत कॉमन चीज है। तो ऐसे में कमर के दर्द के हिसाब से लो साइड, या किसी को हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है, या घुटना रिप्लेसमेंट या घुटनों की सर्जरी हुई है, या किसी कारण से कमर में इंजेक्शन देके बेहोशी का इंजेक्शन दिया हो, तो उन लोगों तब उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन होके पाइल्स बहुत कॉमन चीज है। तो वैसे लोगों में जब नई नई सर्जरी होती है, नई नई डिलीवरी, तो उस टाइम पे उनको एनिमा देते हैं। एनिमा यानी बस्ती, शंख प्रक्षालन, जो सर आप लोगों ने कि बस्ती यानी एनिमा देना है। नीम की निम्बोड़ी का गर्म पानी डाल के, एप्सम सोल्ट डाल के, या कुछ भी नॉर्मल सलाइन से थोड़ा सा कुनकुना पानी अंदर गुदाद्वार में डालते हैं पाइप के द्वारा, और मल आसानी से बाहर निकल जाता है। हमारे पुराने जमाने में दादी अम्मा, हमारे सासू जी कहते थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इतना थोड़ा सा कॉटन यानी रुई लेना है, रुई को कोकोनट ऑयल में भिगाओ या प्योर घी में भिगा के अंदर के भाग में डाल देने का। नंबर 2 जानने के पहले जब से उठते हैं तो वो वहां की जो चमड़ी होती है, अंदर की जो मांसपेशियां थोड़ी ग्रीजी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, और फिर वहां के जो ग्रीजी होने का, ऑयली होने के कारण, मुलायम होने के, तो जो मल द्वार होता है वो तुरंत फिसल के बाहर आता है। तो ये हमारी दादी माँ का नुस्खा है, हमारे सासू माँ सब लोग ऐसे ही बोलते थे कि भाई, और कुनकुना गर्म पानी में घी डाल के आप पी लो, तो बोले वो फटाक से नंबर 2 आते हैं। ये तो थोड़ी मैं साथ साथ में बाहर की घरेलू उपचार बता रही योग। अब ये हुआ, फिर हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। जानू पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने खींचे हुए हैं, दोनों हथेलियां अपने साथल पर, श्वास भरते हुए चिन ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे आए, पूरा झुकाए अपने शरीर को, और पेट को ढीला छोड़े, कंधे को ढीला छोड़े। विदाउट कंप्लीटली पेट को अंदर खींचा, जैसे ही पेट खींचेंगे नीचे की मांसपेशियां अंदर की। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन अप। अब इसी पश्चिमोत्तानासन को हम दूसरी स्टाइल से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता के अनुसार पूरा पेट अंदर, नीचे मूल बंद। ब्रीथ इन अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। फिर आता है एक वक्रासन कहें या अपना मत्स्येंद्रासन कहें। तो दोनों पैर सामने हैं, फिर राइट पैर को फोल्ड किया, उसको क्रॉस ओवर किया घुटने के यहाँ से। और अगर किसी को घुटनों की तकलीफ है तो ये आसन नहीं करना है। जिनको घुटनों की तकलीफ नहीं है साधारण से, तो उसको पहले करके ऑपोजिट हैंड को ऊपर किया, यस, और ये किया, और जो दूसरा जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे किया, विदाउट कंप्लीट किया। नीचे के पेट को अंदर दबाओ अंदर दबाओ, और पीछे झुकना नहीं है। श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पैर छोड़ा। इसी तरह दूसरे पैर को करेंगे। 1 क्रॉस ओवर, अंदर दिया, यस, पीछे जाइए, ब्रीथ इन अप। तो ये वक्रासन हुआ कि आपको फिर से एक बार करते हैं।
हाँ, जो लोग मोड़ सकते हैं नीचे का पैर मोड़ भी सकते हैं, जो लोग नहीं मोड़ सकते हैं, जिन्हें घुटनों की तकलीफ है उन्हें नहीं करना है, वो ध्यान रखें। वो सिर्फ ऐसा ही कर सकते हैं, अपने आप को दोनों पैर सामने रखे भी ऐसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं थोड़ा, और पेट को अंदर खींचा। चीज वही है, बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कंप्लीटली सेंटर। और जो लोग कर सकते हैं उनको पूरा मत्स्येंद्रासन करना है, क्योंकि किसी को जो पेट बड़ा है, मोटापा है पेट का, साथल का मोटापा है, तो और पेट पर जो दबाव आता है, खिंचाव आता है, तो नीचे की जो हाथों की मांसपेशियां हैं उसको सक्रिय करके उसको स्टिमुलेट करते हैं, इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार पेट अंदर खिंचा हुआ। आगे आए, दूसरे पैर के साथ में क्रॉस ओवर, पीछे का पैर मुड़ा, एड़ी गुदाद्वार के पास रखी, घुटनों को अंदर लिया, दूसरा अपोजिट हैंड यहाँ पर ऐसे बिल्कुल इस तरह से जितना उसको पीछे लाना है, पेट पे दबाओ। अब पाइल्स के साथ में किसी को डायबिटीज भी होती है, तो मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो डबल एक पे एक फ्री, यानी मूलव्याध के साथ में मोटापा भी है वो भी कम, पेट की मांसपेशियां भी कम, और डायबिटीज मधुमेह का रोग होता है। क्योंकि जैसे एज बढ़ती है तो बहुत लोगों को मूलव्याध की बीमारी, डायबिटीज के साथ में मूलव्याध की बीमारी भी होती है, कुछ और बीमारियां भी होती है, तो मोटापा भी कम होता है। यानी हमने तो एक पे 3 फ्री किए, मूलव्याध के लिए भी, मोटापा के लिए भी और डायबिटीज के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बैठने के आसन। फिर शशांकासन। निरंजना जी, हाँ जी, ये जो आसन अभी बताया, इसके लिए पुरुषों के लिए एक और फायदा है, अंडकोश वृद्धि। हाँ, उसके लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक है। यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो पेट के जो भी विकार होते हैं, इवन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जिसको प्रोस्टेट की तकलीफ है, उन सब के लिए ये मत्स्यासन, कुछ कुछ आसन ऐसे हैं कि सभी के लिए। फिर लेट के आसन में सेतु बंधनासन है। अपने पास समय कितना है? 10-15 मिनट है क्या? जी है, अभी टाइम है हमारे पास। हाँ ठीक है, तो हमें थोड़े से लेटने वाले, अभी हम खड़े रहने वाले नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा क्योंकि जनरली ये वाले आसन सब मोटी उम्र, बड़ी उम्र वाले होते हैं, तो मैं सब ऐसे ही आसन दिखा रही हूँ कि जो लोग खड़े रहने के भी आसन कुछ होते हैं, लेकिन वो अपने लेटने वाले आसन में कवर हो जाते हैं। तो पहले एक बार तो ऐसे कि पूरा सीधा लेटना है आपको, अपने स्थान पर ऐसे पूरा लेट जाए, और ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन करते हैं। सुप्त ताड़ासन करते हैं पूरी, और जैसे बैठ के किया था वैसे ही पूरा अंगूठे बाहर खींचना है, पेट अंदर खींचना है, नीचे मूल बंद करना है। तो ताड़ासन के साथ में भी क्या है, पेट की मांसपेशियां, कमर का दर्द है, साथल की मांसपेशियां, नीचे के अंदर की, और मूल बंद किया तो ऑटोमेटिकली जिस रोग की हम बात कर रहे हैं उससे भी आराम मिलता है। श्वास लेते हुए ऊपर और नीचे, और रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, इंटरलॉक द फिंगर, श्वास बढ़ते हुए अप 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 अप, खींचो पूरा कमर का भाग, पीठ का भाग पूरा जमीन में धस रहा है, पेट को अंदर खींचा, नीचे मुंह बंद, अंगूठे बाहर, जितना हो सके तनाव दे उनको अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे से श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर 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 ऊपर, और रिलैक्स। अब इसी के अंदर एक सेतु बंधनासन है। सेतु बंधनासन यानी ब्रिज। तो जैसे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, जिन्हें बहुत तकलीफ है और बहुत नजदीक में आके थोड़ा सा मोड़े, और फिर ऐसे करके श्वास भरते हुए अपने कमर को उठाए, जितना हो सके उतना उठाए उठाए उठाए। अब यहाँ पर भी सिर्फ ये नहीं करना है कि बस ऊपर उठाना है, लेकिन पूरी मांसपेशियां अंदर खींचनी है, पेट अंदर खींचना है, जितने हो सके उतने पैरों को पास में लेके आए, और नीचे मूल बंद करें, उठाए उठाए उठाए। ये क्या, इसमें क्या फायदा है, क्या लाभ है, कि जो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स से जो मांसपेशियां
जो रक्त वाहिनी नीचे की ओर घुसती है वो थोड़ा ऊपर की ओर आएगी, और फिर नीचे संकुचन आकुंचन गुदाद्वार का अश्विनी मुद्रा, हाँ तो उसको यहाँ पर कर सकते हैं, या तो फिर हम पवन मुक्तासन में करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से करके श्वास नीचे एंड रिलैक्स। पुनः एक बार करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ा, जितना हो सके, जिनके घुटने ठीक है वो अच्छी तरह से मोड़े, एड़ियां साथल की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर जाए, पीछे इंटरलॉक करे, जितना हो सके उतना कमर का भाग उठाए 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 उठाए। अब नीचे मूल बंद करें, अश्विनी मार्ग मूल बंद करें, यस, होल्ड इट फॉर ए व्हाइल, ब्रीथ आउट। अब उसमें भी ऐसे डोला से 1 2 3 4 5 6। तो जो कमर का भाग दर्द करता है और जो अंदर की मांसपेशियां जो ढीली हो गई होती है वो उससे रिलैक्स करती है। पैर सीधा, रिलैक्स। एक मेरा बहुत फेवरेट आसन है तड़ागी मुद्रा। तड़ाग यानी ताला। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, थोड़ा अंतर दोनों घुटनों के बीच, अपना राइट हैंड ने पेट पे रखना है, यानी नेवल पैरों के आसपास, नाभि कमल से नीचे रखना है। अब श्वास लेंगे, आपको पता है कि पेट ऊपर की ओर फूलता है, ये फूला पेट देखो ऊपर आया, आया दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, अब श्वास छोड़ते हैं तो पेट को अंदर लिया, खींचा खींचा खींचा, पूरे पेट को अंदर खींचो और नीचे मूल बंद को एकदम अंदर की खींचो, जो मूल द्वार है, खींचो 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 खींचो, जितना हो सके उतना अंदर खींचना है। पूरा पेट अंदर गया, मूल अंदर गया, तो अंदर की जो मांसपेशियां है उसमें आप, और फिर यहाँ पर हो सके तो आप अश्विनी मुद्रा भी कर सकते, जिसे घोड़ा होता है, घोड़ा जब मल विसर्जन करता है तो उसके मूल द्वार ऐसे, उसके थाई से वो ऐसे ऐसे, तो अपनी ऐसे आकुंचन संकुचन करना। अभी ये मैंने जो बताया ना कि मूल बंद है, एनल गुदाद्वार बंद करना है, वजाइनल द्वार बंद करना है, या अश्विनी मुद्रा। हम खाते नहीं, हम चलते फिरते बैठते बात करते कभी भी कर सकते हैं सो के। तो ये पूरा अंदर गया तो देखो इसमें पेट भी अंदर जाएगा, पूरी मांसपेशियां अंदर तक सिकुड़ती है। कमर का दर्द, अगर किसी को लो बैक है और लो बैक के कारण वो नंबर 2 अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको दर्द है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इसमें करने से क्या होता है कि आपकी जो नीचे लंबोसेक्युलर रीजन है उसमें पूरा खिंचाव आता है, कोई नर्व का कॉम्प्रेशन होता है, वो कॉम्प्रेशन दूर होता है, और साइटिका के साथ में या कमर के दर्द के साथ में, मूल व्याध के दर्द के साथ में आपको मन को एक राहत मिले। फिर से एक बार करते हैं अपन, श्वास भरे, पेट ऊपर गया, पूरा पेट देखो ऊपर है। अब श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट नीचे आ रहा है, देखो मेरा हाथ नीचे जा रहा है, पूरा श्वास खाली छोड़ा, पेट को अंदर खींचा खींचा खींचा। अब नीचे से मूल बंद अंदर खींचो 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 खींचो, आपको अनुभव होगा कि जमीन के साथ में पूरी कमर खींच रही है अपनी क्षमता के अनुसार, एंड रिलैक्स। पैर सीधा किया। अब दूसरा है अपना पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को दोनों पैरों को ऊपर किया, राइट के लिए लेफ्ट, सेंटर, और उसको मैं पूरा विधि से नहीं पता है कि सबको पता है। पवन मुक्तासन, दाढ़ी घुटनों को स्पर्श कर। अब यहाँ पर नीचे जो ये बहुत अच्छा आसन है पवन मुक्तासन, जैसे वो नाम है, पवन में दूर होता है और कॉन्स्टिपेशन भी। अब अभी इस आसन में गुदाद्वार को अश्विनी मुद्रा, खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, अपनी क्षमता। फिर गर्दन नीचे करी, हाथ गर्दन के पीछे, और रोटेशन 1। देखो पूरे अंदर की पेट की जो मांसपेशियां है, नीचे की इंटेस्टाइन की बड़ी या छोटी आंतें, उसको भी स्टिमुलेशन मिलता है, वो भी सक्रिय होती है। कहीं बहुत जोर कर करके वहां की अंदर की मांसपेशियां इधर उधर गड़बड़ा गई है, वहां के जो न्यूरॉन्स है
जो ज्ञान तंतु है, न्यूरोट्रांसमीटर से वहां कुछ दबाव आ रहा है, वहां के रसायन ठीक नहीं, तो ये सब करने से क्या होगा आपका। फिर बाद में उसको चलो 1 2 3 4 5 और फिर खींचिए 1 2 3 4 5 सेंटर और धीरे से नीचे एंड रिलैक्स। मैंने तीनों एक साथ में बताया क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है इसके लिए, तो आपको ये सब उतना नहीं, मैं सोके से बताती हूँ। बहुत ही अच्छा, जब हम लोग कोर्स करते थे तो डायबिटीज मूल व्याध के लिए बहुत ही उसको कहते हैं विपरीत करने वाला। विपरीत बने उल्टा, टॉपसी टू बी, अपना से नीचे है पैर ऊपर है। तो धीरे से हम कैसे करेंगे, जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ में करें। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे सर्वांगासन करते हैं इसी तरह से दोनों पैर। अब धीरे से हथेलियों का सपोर्ट करके कमर का भाग ऊपर उठाया और कमर के भाग पे यहाँ सपोर्ट किया। अब ब्रीथ आउट कंप्लीटली और नीचे अश्विनी मुद्रा भी कर सकते हैं, मूल बंद भी कर सकते हैं। इससे जो पेट के मध्य की मांसपेशियां है, नाभि कमल के आसपास की जो पेट की मांसपेशियां है वो सक्रिय होती है और गुरुत्वाकर्षण के फोर्स से जो नीचे की मांसपेशियां घड़ी घड़ी नीचे निकलने जाती है वो थोड़ी ऊपर की ओर खींचेगी और मूल बंद करने से उसको पूरा खींचा मिलेगा। तो विपरीत करनी भी एक वत्सेंद्रासन के जैसा एक आसन है कि जो आप अपने मूल बवासीर पाइल्स के लिए इस्तेमाल कर साथ में, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको मूल बंद करना है या अश्विनी मुद्रा करना है तो भी। और जो पेट की मांसपेशियां जोर कर करके कोष्ठबद्ध कारण पेट को बहुत खींचा है, तो पेट की मांसपेशियां जो ढीली हो जाती है तो उसमें उसको अच्छी तरह से सक्रियता मिलती है और वो बंद। देखो और धीरे से करके और धीरे से नीचे 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 एंड रिलैक्स। तो ये इसी तरह सर्वांगासन देखिए, ये विपरीत करने में आधा ही ऊपर आया था। सर्वांगासन में पूरी शोल्डर तक, इसे शोल्डर एंड पोस्चर को किस तरह से करेंगे, ब्रीथ इन। आप यहाँ पर ये तो हो आपका विपरीत करें, थोड़ा और ऊपर उठाया, थोड़ा और ऊपर, ये हुआ सर्वांगासन। अगर किसी को थायराइड की भी बीमारी है, मोटापा भी है, पेट की चर्बियां भी बढ़ी हुई है, मूल व्याध भी है, डायबिटीज भी है, तो सबके लिए ये सर्वांगासन आसन अपनी क्षमता है। नीचे मैंने मूल बंद किया हुआ, बात भी कर रही हूँ, आसन भी है, मूल बंद भी किया हुआ। तो इस तरह से करने से धीरे से पैरों को सिर की ओर लेके जाकर और धीरे से 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तो ये हुए हमारे लेट के करने के आसन। उसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने मेरुदंड की जो क्रिया होती है, जो दोनों हाथ साइड पे किए और राइट पैर को फोल्ड किया, ये वाला आसन बहुत अच्छा है। और उसको राइट साइड पर ले गए, यस, घुटना जमीन के ऊपर, चेहरा दूसरी ओर, नीचे पेट को अंदर दबाए, मूल बंद। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। दूसरा है तो पूरा अंदर का भाग खींचता है इससे और राहत बहुत अच्छी तरह से मिलती है। रोजाना प्रैक्टिस करने से फिर दोनों पैरों को भी हम साथ में कर सकते हैं। 1 2, जैसे डोला डोला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर एंड रिलैक्स।
तो ये 2-3 जो मेरुदंड की क्रिया है वो भी पूरा पेट का भाग अंदर खींचकर करने से जो मूलव्याध की बीमारियां हैं उसे बहुत राहत मिलती है। उसके साथ में आते हैं हमारे प्राणायाम आते हैं, नाड़ी स्पंद प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति इज द आसन, सभी को पता है, मैं समय की मर्यादा को रखते हुए 2 मिनट में खत्म करती हूँ। कपालभाति सबको पता है किस तरह से करना। श्वास भरे, श्वास छोड़े, पेट को ढीला छोड़ा, इंसाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से कपालभाति 50 एक साथ में 50 25 50 100 जितना भी आप कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार कपालभाति का प्रयोग करना है। भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम विथ अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम विथ मूल बंद, उद्यान बंद करना है। आजकल नया फैशन है, मैंने एक नया केजर थेरापी, वो लोग भी लोग करवाते हैं, केजर थेरापी करवाते हैं मूल बंद के लिए। तो देखेंगे किस तरह से हम आगे, या मैं सर को बोलूंगी दोबारा एक बार फिर से अपना सेशन में, तो केजर थेरापी भी करते हैं, तो वो कर सकते, ध्यान करते। अच्छा, फिर एक मैंने मंत्र है, तो मंत्र के अंदर देखो आपको दिख रहा है सम और रूम। तो सम मंत्र अपनी मुद्रा लेना है, प्राण मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लेकर सम 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 ऐसे लाल कलर में ध्यान करना है। सम 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 ये वाले, और या फिर रूम का ध्यान करते हैं। ये रूम सभी को पता है, नीचे के भाग में नीले रंग में जैसा रंग से मैंने मंत्र बनाए हैं, रूम 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 रूम, इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर अनुप्रेक्षा, हमारी प्रेक्षा ध्यान में कि जैसे आप रिलैक्स कपालभाति करी, थोड़ा प्राणायाम किया, रिलैक्सेशन किया, उसके बाद में हम मेरी बड़ी आंत स्वस्थ हो रही है, मेरी बड़ी आंत स्वस्थ है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है, आरोग्यमयी है, मेरी बड़ी आंत स्वस्थ है, आरोग्यमयी है, मेरी बड़ी आंत, मेरा गुदा द्वार स्वस्थ है, आरोग्यमयी है। इस तरह से अनुप्रेक्षा भी, यानी आप शुरू में मंत्र, महाप्राण ध्वनि या आरंभ की ध्वनि, रिलैक्सेशन, उसके बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम विथ मूल बंद। फिर जो अपन ने आसन दिखाए वो थोड़े आसन, थोड़े खाने पीने का ध्यान, मंत्र बताया और थोड़ी अनुप्रेक्षा। तो इसी तरह हम हमारे मन की जो पंचेंद्रियां, उस पंचेंद्रियों को थोड़ा नियंत्रण करके अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि जो अनकही, अनसुनी, अनसही जो बीमारी है उससे हम मुक्ति पा सकते। अगर बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बहुत सारे घरेलू उपचार है, खाने पीने के अभी समय नहीं है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ कि मनदाता मन लालची, मनदाता मन लालची, मन राजा मन रंग। यह मन जो हरि से मिले, यह मन जो मुझसे मिले, यह मन जो मेरी आत्मा से मिले, तो हरि मिल जाए निकट, हरि मिल जाए निशंग, मुझे स्वास्थ्य मिल जाए निसंग, सारी आदि व्याधि उपाधि मिटे, सारी आदि व्याधि उपाधि मिटे, सारी जंजाल खत्म हो जाए, सारी जंजाल मिटे। मन की स्थिरता, मन शांत हो, मन शांत हो, मन शांत हो, मन स्थिर हो, मन स्थिर हो। स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ चित्ते बुद्धि प्रस्फुटित। आपका अगर स्वस्थ अच्छा है, ये बीमारी नहीं हो, तो आप अपने चंचलता को निवारण करते। और कहते हैं कि मूलव्याध की बीमारी होती है तो चंचलता बहुत अधिक रहती है, उनको ध्यान में कम, मन भी कम लगता है। इसके लिए अगर ध्यान की दिशा में हमें आगे बढ़ना है तो मूलव्याध, पाइल्स, बवासीर, मस्से की बीमारी से दूर होना, कोष्ठ कब्ज से दूर होना बहुत अनिवार्य। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत कम समय में बहुत सी जानकारी आपने हमें कराई। निरंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल्स
की बीमारी से जो पीड़ित है उनके लिए आज का सेशन बहुत ही सफल, बहुत ही कामयाब। छोटी छोटी जो क्रियाएं आपने बताई, जो आसन बताए, इसके द्वारा हम अपने किस तरह से अपनी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं हमने जाना। तो अभी जिज्ञासा समाधान के लिए हम 5-7 मिनट टाइम लेंगे। और उससे पहले एक चीज मैं थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपने एनीमा बताया, एनीमा कितने दिनों में लगाना चाहिए एनीमा? हाँ, एक तो अपन देखो एनीमा है, जैसे जिसी की सर्जरी हुई हो और अगर जिसकी डिलीवरी हुई हो तो वो नहीं निकलता है, तो उस टाइम पे लगाना बहुत जरूरी है कि भाई वो आगे ज्यादा डैमेज ना करे, ज्यादा नुकसान ना करे। और वैसे पहले शुरू में एक दिन, फिर ऑल्टरनेट डे, फिर हफ्ते में एक बार, तो क्या इन चीजों की आदत पड़ जाती है ना, तो व्यक्ति अपनी जो नेचुरल कैपेसिटी है, जो अंदर के मसल्स की स्टिमुलेशन की, वो फिर खत्म हो जाती है। जब क्रॉनिक एक्यूट स्टेज में बहुत आवश्यकता है कि एनिमा लगाए। नहीं तो अपना सीड्स बात, जो मैंने कहा गर्म पानी में बैठना, वो बहुत ही अच्छा है। नींबू डाल के, निम्बोड़ी का रस डाल के एनिमा ले सकते हैं, एप्सम सोल्ट डाल के, मैग्नीशियम सल्फेट डाल के। तो पहले तो 1-2 दिन कंटिन्यूस ले सकते हैं, लेकिन आदत ना बने तो ऑल्टरनेट डे, वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, बस इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए। जी, जिनको एक्सटर्नल है बहुत ज्यादा, जिनका बैलून की तरह बाहर निकला हुआ होता है, तो वो अगर आसन नहीं कर पाते हैं बैठकर, तो लेट कर किए जाने वाले आसन उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, तो मैंने लेट के बताया ना कि जो आसन बैठ के, जो मैंने बताया कि सुप्त ताड़ासन कर सकते हैं, मेरुदंड की क्रियाएं कर सकते हैं, फिर अलग सुलभ सलवासन करते हैं, ग्रास, वो जो उल्टे लेट के पैर को ऊपर खींचना, वो मैंने आज बताया नहीं जी, देखा मैंने, देखा कुछ प्रयोग तो आपने वो बताए। सलवासन लेट के करते हैं। और मैंने लेट के तो बहुत सारे बताए, उसमें थोड़ा वेरी पवन मुक्तासन है, सेतु बन्नासन है, विपरीत करनी है, कैंची वाला है, फिर साइकिलिंग है, ये सब सो के कर सकते हैं। और धीरे धीरे करें, दर्द बहुत ज्यादा है तो फास्ट नहीं करना है, उसको धीरे धीरे करना है, और स्लोली करते करते समय की अवधि बढ़ाना है, राउंड बढ़ाना है, और आगे बढ़ सकते हैं। जी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, जिनको भी कुछ जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो कृपया पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में कोई ना पूछे। अभी आज के सेशन के बारे में कोई चीज जानकारी करनी हो तो आप पूछें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा सेशन, बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई, बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, अभी ये जो फिशर या मूलवात का जो है, वो हीट बढ़ने से भी हो जाता है ना? हाँ, जो बैठते हैं ज्यादा समय, बैठ के काम रहता है बच्चों का, फिर हीट बढ़ जाती है, सोते देर से है, उड़ते देर से, तो हीट बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। हाँ, वो मैंने बोला है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बहुत वजन उठाते हैं, तो ये क्या ना, गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के द्वारा, और जैसे उम्र बढ़ती है तो अपनी जो मांसपेशियां, उसकी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। फिर जिसको बहुत कॉन्स्टिपेशन के, जो अंदर के जो नर्व्स एंडिंग्स है, वहां पर जो ज्ञान तंतु है, तो वहां के जो केमिकल्स है वो कभी खत्म हो जाते हैं, कभी उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण से भी वहां जो सेंसेशन चाहिए, वो सेंसेशन बाहर निकलने का वो हम क्रिएट नहीं कर पाते। फिर मन में एक डर होता है कि दर्द होगा, खून निकलेगा, क्या करूं, बहुत टाइम हो गया, कोई क्या बोलेगा। तो इस तरह से भी, ये डर की वजह से भी हम नहीं होते। तो मन में एक तो भय निकल, भाई ठीक है मुझे टाइम लगता है बोल के, 15-20 मिनट आप शांति हो, जिसको पहले जाना हो जाओ, मैं बाद में जाती हूँ। तो एक फ्रैंकनेस, तो वो अच्छा। दूसरा है कि बहुत जिसको तकलीफ है उनको बहुत वजन नहीं उठाना, जिसको बहुत तकलीफ है उन्हें बहुत झुक काम नहीं करना है, थोड़ा नीचे आराम से बैठ के करें। खड़े पैर पे बहुत टाइम नहीं बैठना है, पाटे पे बैठे, पाटले पर बैठे, नीचे बैठना हो तो जैसे मतलब कुशन वाला बना के बैठे। तो ये थोड़ी थोड़ी सावधानी रखेंगे, और खाने पीने में थोड़ी लगी तो अपनी, तो कोई हिम्मत नहीं कि हमारी उम्र भी बढ़े तो हमको कोई परेशान करे। नहीं, हीट प्रकृती रहती है, उष्ण प्रकृती ज्यांची रहती है, असती है, उष्ण प्रकृती वाल्यांना त्रास होतो का जास्त? तो इसके लिए भी गरम पदार्थ, बहुत तेलीय पदार्थ, तला हुआ पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह नहीं खानी है। अगर जिसको कभी आजकल डॉक्टर समेत डबल थियरी, कुछ लोग गर्म पानी में बैठने का कहते हैं, गर्म से,
कुछ लोग बर्फ की सेक करने के लिए बोलते हैं। जैसे अभी हमारे एक माता श्री साध्वी जी थी, उनको तकलीफ थी, तो महाराज डॉक्टर ने बुलाया कि उनको बर्फ का करो। मैंने कहा साध्वी है वो बर्फ नहीं करती, बोले निरंजन बहन उनके लिए बर्फ ही जरूरी है। तो ऐसे हर डॉक्टर्स के, और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, रिसर्च बढ़ जाती है, तो उसके अंदर बर्फ का सेक करने के लिए भी कहते हैं। और आपको गर्म वस्तु, तले हुए मिर्च मसाला, अचार पापड़ सब बंद करना है। जी चित्रा जी कुछ पूछना चाहती है। चित्रा जी कौन अच्छा ने अपने आप को अपडेट किया। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत अच्छा सेक्शन हुआ है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है चित्रा जी। तो कोमट पानी का ही इनिमा दिया ना, इनिमा। हेलो जय जिनेन्द्र। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेन। जिनेन्द्र आपका अनम्यूट करिए अब अपने आप को। अनम्यूट है लेकिन उनकी आवाज कट कट के है। हेलो हेलो जय जिनेन्द्र। हाँ नहीं इनिमा देते हैं ना, तब कोमट पानी का ही देने का। हाँ गर्म पानी देने, हल्का सा गर्म, ठंडा पानी नहीं, हल्का सा गर्म पानी चाहिए। उसमें शायद नमक डालो, एप्सम सोल्ट डालो, नीम डालो, नींबू डालो, निम्बोड़ी डालो। ऐसे डालेंगे तो क्या कि उससे तो मिश्रण से क्या कि आपका जो अंदर का जो द्रव्य है, जो म्यूकस स्राव है, वो मैच करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा कोमट पानी इस शरीर के अंदर की जो गर्माहट होती है उसके साथ मैच करने के लिए। ठंडा नहीं चलता है ना? सादा पानी नहीं, थोड़ा सा गर्म कुनकुना पानी चाहिए। अलग गोल सा ठंडा पानी चलता है क्या? ठंडा पानी चलता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरे को ये पूछना था कि आपने जो मंत्र बताया, तो वो उसका ध्यान कहाँ पे करना चाहिए और किस कलर में करना चाहिए, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखो मैंने बताया था आपको कलर, मैंने मंत्र भी लिखे थे, कलर में लिखे थे इसके लिए कि भाई इसी कलर में। हाँ आप प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ ऐसे प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं, अपान वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। और नीचे के भाग, आपको जरूरी नहीं है कि आपको नीचे के भाग में करना, लेकिन मंत्र है, अपने मंत्र आप आज्ञा चक्र में भी कर सकते हैं, नीचे पेड़ू के भाग में भी रख के कर सकते हैं। फिर बाद में आपको ज्योति केंद्र पे जाके नमस्कार महामंत्र या जो भी आपका मंत्र है वो करना है। धन्यवाद। ये आप थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा या चैट, आप जैसे भी हो थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर दें। हाँ सर, नहीं ये ना मंत्र तो कलर तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एक तो लाल रंग हो गया, ये 100 का मतलब संघ का उच्चारण कहाँ, मतलब किस स्थान पे, ज्योति के यहाँ पे करना चाहिए क्या, ललाट के लास्ट में, अंत में? स्टार्टिंग तो आप अपने उंगलियों पे लेके जाइए, और मंत्र कुछ नहीं, मंत्र तो कहाँ पे भी ध्यान करें। आपको नीचे शक्ति केंद्र है वहां पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जो अपना द्वार है तो शक्ति केंद्र पे जाके भी आप ध्यान मंत्र कर सकते हैं। फिर मंत्र को थोड़ा ऊपर उठा के लेके जाए, फिर यहाँ आके खत्म कर जी। इसका वीडियो आ जाएगा, वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें क्लियर बताया गया है कौन सा मंत्र है, कौन सा रंग है, रंग भी बताया है, तो रंग उसमें दिख रहा है हमें, तो आप मंत्रों का ध्यान भी कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ही थोड़े समय में बहुत सुंदर जानकारी दी। आज का सेशन निश्चित रूप से बहुत ही सफल, बहुत ही फायदेमंद सभी के लिए रहेगा। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो नहीं तो हम समापन की ओर चले, समय हमारा ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। एक सेकेंड, आप सबका एमपी के फिटनेस सेंटर्स, आप सभी आनंद जी सेठिया साहब का, आप सभी श्रावकों का, साधकों का, श्रोतागण का, प्रेक्षागण का डॉक्टर निरंजना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञ हम सब आपके आभारी, कृतज्ञ। हाँ सर जी, गुरुदेव के आभारी है। सुबह गर्म पानी पीने से भी फायदा होता है क्या? सुबह उठते ही गर्म पानी पीना बोलते हैं, उससे भी फायदा होता है क्या इसमें? हाँ आपको अगर लगता है तो पीजिए ना, सभी लोग बोलते, सभी लोग पीते, पीजिए, कोई बात नहीं। मैम टेलबोन में भी सेम। हेलो सर जी, समापन की ओर चलिए। भाई साहब पूछ रही थी मैडम टेलबोन के बारे में, आवाज पूरी नहीं आ रही थी। हाँ टेलबोन, हाँ जी टेलबोन के बारे में ही पूछ रहे थे। अभी देखो टेलबोन अलग चीज है, अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। टेलबोन नीचे का टेल,
नीचे का अंतिम बोन जो निरंजना अपने जी मेरुदंड पैसे से डॉक्टर है और आप इनसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हो। मैं इनका नंबर ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इनसे संपर्क करके अपनी समस्या, निजी समस्या कोई हो तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। क्यों निरंजना जी? जी हाँ, आपका नंबर डाल बिल्कुल। सकता हूँ ना? और हो सके तो सर दोबारा भी अपन ये स्टेशन और अच्छी तरह से ले सकते हैं। और उसमें जो केजर थेरापी है, तो आजकल लोग नए नाम से बात करते हैं केजर थेरापी, तो वो भी अपन, लेकिन वो कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ बताया है, नई शराब को या पुरानी शराब को नई बोतल में डालने का एक प्रयास किया जा रहा है सब डॉक्टर्सों के द्वारा। उसको नाम दिया है केजर थेरापी। कभी जिज्ञासा में तब दोबारा आपके साथ में संपर्क करके फिर दोबारा भी उसके बारे में बात करेंगे, तो जी। और लोगों को पक्का हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ सभी साथ साथ बोले, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के हम आभारी सब हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारे समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष करके हम भी निरंजना आपके जी, आभारी आपने हैं। अपना अमूल्य समय निकाला, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम भी आपके आभारी हैं। आप आगे कुछ भी शंका समाधान करना, अगर इसी को दोबारा भी लेना, हम आगे ले सकते हैं और जी। पक्का हो जाएगा। ओम अरहम। ओम अरहम।